वेलकम अगेन। तो बेटे आज के दिन का ये दूसरा सेशन है। पहले सेशन में हमने अंडर राइटिंग की बात करी, इजंट इट और नॉट। और अंडर राइटिंग की बात करने के बाद अब हम दूसरा सेशन, पहले सेशन में पहले तो हमने क्या करा था, पहले सेशन में हमने अंडर राइटिंग का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखा, फिर हमने बातचीत करी कंप्लीट अंडर राइटिंग के बारे में, और फिर उसके बाद हमने अपनी बातचीत का दरिया आगे बढ़ाया और हमने पार्शियल अंडर राइटिंग का केस भी देखा। अब उसके बाद हम तीसरे सेगमेंट की तरफ चलेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। जैसे कि फर्स्ट सेशन में जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि हम इस सेशन में जॉइंट अंडर राइटिंग का केस लेंगे। तो बेटे जॉइंट अंडर राइटिंग क्या होती है, अब जरा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। आ जाओ फटाफट। जॉइंट अंडर राइटिंग, तीसरा केस, जॉइंट अंडर राइटिंग। जॉइंट अंडर राइटिंग का क्या मतलब है, फटाफट आप मेरे साथ लिखें। जॉइंट अंडर राइटिंग, व्हेन issue is underwritten, when issue is underwritten by more than one underwriters, jointly then it is known as a case of joint underwriting, a case of जॉइंट अंडर राइटिंग। तो अब हम इसको जॉइंट अंडर राइटिंग का केस कहते हैं। तो जब पब्लिक इश्यू एक से ज्यादा अंडर राइटर्स जॉइंटली अंडर राइट करते हैं तो इट बिकम्स ए केस ऑफ जॉइंट अंडर राइटिंग। अब बेटे जॉइंट अंडर राइटिंग को भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन मैंने 20,000 शेयर कर दिया। फेयर वैल्यू 10 रुपये की है, इश्यू प्राइस 15 रुपये का है। अब मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, मैंने लिखा शेयर्स अंडर रिटन बाय ए 10,000 शेयर्स, 20,000 में से 10,000 शेयर बिकवाने की गारंटी ए की है, बी 6,000 शेयर्स, और बी ने कहा 6,000 शेयर्स मैं बिकवाऊंगा, और सी 4,000 शेयर्स, और सी ने कहा 4,000 शेयर बिकवाने की गारंटी मैं लेता हूँ। तो इट इज़ ए केस ऑफ जॉइंट अंडर राइटिंग। 3 अंडर राइटर्स अब की बार पब्लिक इश्यू को अंडर राइट कर रहे हैं। आगे कहता है अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन चलो 5% कर देते हैं, 5%। और इस क्वेश्चन में कुछ आगे भी दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है पॉइंट नंबर एफ, टोटल एप्लीकेशंस रिसीव्ड, टोटल एप्लीकेशंस रिसीव्ड, टोटल एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो 16,000 एप्लीकेशंस रिसीव हुई है। फिर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है मार्क्ड एप्लीकेशंस रिसीव्ड,
marked applications received. Marked applications received A 8,000 shares, B 4,000 shares, and C 3,000 shares. तो ये चीजें अब की बार क्वेश्चन में दी है। तो ये जो है जॉइंट अंडर राइटिंग का केस है। अब बेटे जॉइंट अंडर राइटिंग में हमें क्या क्या करना होता है, पहले तो जरा हम ये समझने की कोशिश करते हैं। जॉइंट अंडर राइटिंग ध्यान से देखें। जब क्वेश्चन जॉइंट अंडर राइटिंग का होगा तो जनरली वो तुमसे स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी पूछेंगे और उसके अलावा वो तुमसे स्टेटमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू या अमाउंट पेएबल भी पूछ सकते हैं, करेक्ट, जनरली। और जनरली जब भी क्वेश्चन जॉइंट अंडर राइटिंग का होगा, मैंने कहा अधिकतर केसेस में ऐसे क्वेश्चन में तुमसे एंट्रीज नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन फिर भी हम एंट्रीज को भी देखेंगे कि कैसे एंट्रीज करी जाएंगी। सबसे पहले तो आप मेरे साथ लिखें हमें सॉल्यूशन कैसे करना है। ध्यान दें, सबसे पहले तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ नेट लायबिलिटी। स्टेटमेंट ऑफ नेट लायबिलिटी एक तो ये हमें बनानी ही बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ नेट लायबिलिटी। और जॉइंट अंडर राइटिंग के केस में स्टेटमेंट ऑफ नेट लायबिलिटी की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, करेक्ट? हाँ जी। सबसे पहले तो मैं यहां लिखूंगा डिटेल्स, फिर मैं अंडर राइटर्स के नाम लिखूंगा। एक तो है मिस्टर ए, फिर मैं लिखूंगा बी, और फिर मैं लिखूंगा सी, और एक कॉलम में और बनाऊंगा। ये कॉलम मैंने बनाया टोटल, करेक्ट। स्टेटमेंट ऑफ नेट लायबिलिटी बनाने के लिए आप एक तो डिटेल्स का कॉलम बनाएंगे, रिस्पेक्टिव अंडर राइटर्स का कॉलम बनाएंगे, और टोटल का कॉलम ऑप्शनल है, बनाना चाहते हैं तो बनाएं और नहीं बनाना चाहते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले तो आप स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी बनाएंगे। सबसे पहले तो स्टेटमेंट ऑफ नेट लायबिलिटी बनाते वक्त हम लिखते हैं ग्रॉस लायबिलिटी। जल्दी से बताओ, ए की ग्रॉस लायबिलिटी कितनी है? कंपनी 20,000 शेयर इशू कर रही है। इन 20,000 शेयर को अंडर राइट करा हुआ है 3 लोगों ने, ए ने, बी ने और सी ने। और ए कहता है 10,000 शेयर्स को बिकवाने की गारंटी मेरी है, और बी कहता है 6,000, और सी कहता है 4,000 शेयर्स को बिकवाने की गारंटी मेरी है। तो इसका मतलब इनकी मैक्सिमम लायबिलिटी इतनी होगी, 10,000 शेयर, 6,000 शेयर और 4,000 शेयर, टोटल हो गए 20,000। करेक्ट? ये हमारी टोटल लायबिलिटी हो गई। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखें, यहां से आपने बहुत ध्यान से देखना है। अब मैं यहां पर लिखूंगा लेस मार्क्ड एप्लीकेशंस। क्या लिखा मैंने? मार्क्ड एप्लीकेशन। सर ये मार्क्ड एप्लीकेशंस क्या होती है? हाँ बेटे मैं बताता हूं, पहले ध्यान से सुने। मुझे ये बताओ, ये कंपनी कितने शेयर पब्लिक को इशू कर रही है?
टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो पब्लिक को इशू करे जा रहे हैं वो कितने हैं? सर टोटल नंबर ऑफ शेयर जो पब्लिक को इशू करे जा रहे हैं वो 20,000 शेयर है। वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ कि टोटल एप्लीकेशंस कितनी आई हैं? टोटल एप्लीकेशंस रिसीव्ड, टोटल एप्लीकेशंस 16,000 आई है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब जितनी भी बेटे हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं तो जॉइंट अंडर राइटिंग के केस में कंपनी को कैसे पता लगेगा कि मिस्टर ए के थ्रू इतनी एप्लीकेशन आई हैं, मिस्टर बी के एफर्ट से इतनी आई हैं और मिस्टर सी की मेहनत से इतनी एप्लीकेशन आई हैं? ये हमें कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने अंडरराइटर्स को कहते हैं कि आपके पास जो शेयर एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आप अपनी अपनी स्टैंप लगा दो, ताकि कोई एप्लीकेशन अगर आपके थ्रू आती है तो आपकी स्टैंप देख करके हमें पता लग जाए कि ये एप्लीकेशन आपके थ्रू आई है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो मार्क्ड एप्लीकेशन जो वर्ड है ये तभी यूज हो सकता है जब एक से ज़्यादा अंडरराइटर का केस होगा। पहले तो बेटे ये बात समझ में आनी चाहिए। तो मार्क्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या हो गया? एप्लीकेशंस विच इज कैरिंग द स्टैम्प ऑफ ए पर्टिकुलर अंडरराइटर। तो ऐसी एप्लीकेशन जो कि स्टैम्प्ड हैं किसी पर्टिकुलर अंडरराइटर की, तो उसको हम मार्क्ड एप्लीकेशन कहते हैं। और मार्क्ड एप्लीकेशन से कंपनी को एक सहायता मिलती है ये देखने में कि ये एप्लीकेशन किस अंडरराइटर्स के थ्रू आई है। अब ध्यान ये रखना है, किसी भी कंपनी के पास जितनी भी एप्लीकेशंस आती हैं उसके दो सोर्सेस होते हैं। जितनी भी एप्लीकेशंस आएंगी उसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो हम कहेंगे मार्क्ड एप्लीकेशंस। क्या कहेंगे? मार्क्ड एप्लीकेशंस। मार्क्ड एप्लीकेशन मैंने अभी अभी बताया कि मार्क्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या है। मार्क्ड एप्लीकेशन का मतलब एप्लीकेशंस कैरिंग द स्टैम्प ऑफ द अंडरराइटर्स, उसको मार्क्ड एप्लीकेशंस कहते हैं। यानी कि ये एप्लीकेशंस वो एप्लीकेशंस हैं जो पर्टिकुलरली किसी न किसी अंडरराइटर्स के थ्रू हमें मिली है। इसका मतलब है ये अंडरराइटर्स के एफर्ट से कंपनी के पास आई हैं। उसके अलावा होता है अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अनमार्क्ड एप्लीकेशन का मतलब है वो एप्लीकेशंस जो कंपनी के पास डायरेक्टली आई हैं। अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अनमार्क्ड एप्लीकेशन का मतलब हो गया डेट इज एप्लीकेशंस डायरेक्टली रिसीव्ड बाय द कंपनी, डायरेक्टली रिसीव्ड बाय द कंपनी। तो ये वो एप्लीकेशंस हैं जो कंपनी के पास डायरेक्टली आई है। अब आपको ये भूलना नहीं है कि जब भी एक से ज़्यादा लोग अंडरराइट करेंगे तो जितनी भी एप्लीकेशंस आएंगी उनको हम दो हिस्सों में बांट देंगे, मार्क्ड एप्लीकेशन और अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अब बेटे मुझे बताओ ये जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है टोटल कितनी बनी? 8,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000 डेट इज 15,000। इसका मतलब 15,000 तो अनमार्क्ड, 15,000 तो मार्क्ड एप्लीकेशन है। 16,000 एप्लीकेशन आई जिसमें से 15,000 अंडरराइटर्स के थ्रू आई और 1,000 कंपनी के पास डायरेक्टली आ गई। हाँ या ना? बिल्कुल आ गई। अब बेटे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, कंपनी के पास जितनी भी एप्लीकेशन पहुंचेंगी, मेरी बात को ध्यान से सुनना है,
कंपनी के पास जितनी भी एप्लीकेशंस पहुंचेंगे, चाहे वो अंडर राइटर्स के एफर्ट से पहुंचे या कंपनी के पास डायरेक्टली आए, वो अंडर राइटर्स की लायबिलिटी को जरूर कम कर देंगे। बेटे इस पॉइंट को ध्यान से सुनो। सपोज मैंने किसी कंपनी के 20,000 शेयर अंडर राइट करे हैं। मान लेते हैं कोई कंपनी 20,000 शेयर जो है इशू कर रही है और इन तमाम शेयर्स को बिकवाने की गारंटी मैंने ली है, यानी कि मैं अंडर राइटर हूं और मैंने कंपनी को कहा कि आपके 20,000 शेयर्स बिकवाने की गारंटी मेरी है। यहां तक ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए मान लो मेरे एफर्ट से कंपनी के पास कोई भी एप्लीकेशन नहीं आई, मेरे एफर्ट से कंपनी के पास कोई भी एप्लीकेशन नहीं आई, लेकिन कंपनी के पास डायरेक्टली 20,000 एप्लीकेशंस आ गई, तो क्या मेरी कोई लायबिलिटी होगी? जब कंपनी 20,000 शेयर इशू कर रही है और कंपनी के पास 20,000 एप्लीकेशन आ गई, तो क्या मुझे कोई शेयर अब खरीदने की जरूरत है? नो, नॉट एट ऑल। कहने का मतलब यह है कि कंपनी के पास एप्लीकेशंस आनी चाहिए, चाहे वो अंडर राइटर्स के एफर्ट से आए, चाहे कंपनी के पास डायरेक्टली आए, वो अंडर राइटर्स की लायबिलिटी को कम जरूर करेंगी। इसीलिए हम बिजनेस की लैंग्वेज में या अकाउंटिंग लैंग्वेज में ये कहेंगे कि हम मार्क्ड एप्लीकेशन और अनमार्क्ड एप्लीकेशन का क्रेडिट अंडर राइटर्स को देंगे। हम मार्क्ड एप्लीकेशन और अनमार्क्ड एप्लीकेशन दोनों का क्रेडिट हम अंडर राइटर्स को देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि जब एप्लीकेशंस कंपनी के पास आएंगी तो अंडर राइटर्स की लायबिलिटी निश्चित रूप से कम होगी। यह बात आपने समझनी है। इज इट क्लियर टू यू? दूसरा पॉइंट, अब जो मार्क्ड एप्लीकेशंस हैं, इसका जो क्रेडिट अंडर राइटर्स को मिलेगा एब्सोल्यूट टर्म्स में मिलेगा। एब्सोल्यूट टर्म्स का मतलब होता है कि जितनी एप्लीकेशन ए के खुद के एफर्ट से आई है उतने का क्रेडिट ए को मिलेगा, जितनी बी के एफर्ट से आई है उतने का क्रेडिट बी को मिलेगा। ये एब्सोल्यूट टर्म्स है। तो सबसे पहले तो मैं मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करूंगा। अब मैंने मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करी, 8,000 ए के एफर्ट से आई, 4,000 बी के एफर्ट से आई, सी के एफर्ट से 3,000 आई। इसका मतलब कुल 15,000 मार्क्ड एप्लीकेशन आ गई। अब मैं क्या करूंगा? सी, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अब मैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करूंगा, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। अनमार्क्ड एप्लीकेशन का क्रेडिट भी अंडर राइटर्स को दिया जाएगा। ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब अनमार्क्ड एप्लीकेशन 1,000 है, टोटल एप्लीकेशन 16,000 है, उसमें से मार्क्ड 15,000 हैं, तो इसका मतलब अनमार्क्ड एप्लीकेशन 1,000 है। अब बेटे अनमार्क्ड एप्लीकेशन का क्रेडिट हमेशा ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में दिया जाएगा। Unmarked application will be credited to the underwriters in gross liability ratio. Correct? तो बेटे ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो 10,000, 6,000 और 4,000 है, यानी कि ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो 5:3:2 हो गया। तो इस रेशियो में मैं 1,000 एप्लीकेशंस का क्रेडिट इनको दूंगा। 1,000 का 5/10 जो हो जाएगा वो 500 हो जाएगा। तो 500, 300 एंड 200। तो इस तरीके से 1,000 एप्लीकेशन का क्रेडिट मैंने दे दिया। अब बेटे पोजीशन क्या है? मार्क्ड एप्लीकेशन और अनमार्क्ड एप्लीकेशन को क्रेडिट करने के बाद, यानी कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद, अब इनकी पोजीशन क्या है? अब इनकी पोजीशन ये है, नेट लायबिलिटी। $10,000 में से मैं 8,500 माइनस कर दूं तो 1,500 इसकी लायबिलिटी अभी भी बनती है, क्योंकि इसने 10,000 शेयर्स को बिकवाने की गारंटी ली है
लेकिन इसके अकाउंट में 8,500 एप्लीकेशन आई है। इसी तरह इसकी जो गारंटी है वो 6,000 की है और 4,300 इसके अकाउंट में क्रेडिट हुई हैं, तो 1,700 शेयर इसको खरीदने पड़ेंगे, 800 शेयर इसको खरीदने पड़ेंगे। इन सब का मैं टोटल कर दूं तो ये टोटल 4,000 आना चाहिए, क्योंकि 4,000 की शॉर्टफॉल थी। ये हम ऐसे भी समझ सकते हैं, हमने 20,000 शेयर पब्लिक को इशू करे हैं और 16,000 हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं, तो शॉर्टफॉल कितने की है? तो आपके आंसर का वेरिफिकेशन भी हो सकता है। तो शॉर्टफॉल इज 4,000 शेयर, तो 4,000 शेयर की शॉर्टफॉल है। इज इट क्लियर टू यू? तो दिस इज योर टोटल नेट लायबिलिटी। नेट लायबिलिटी का टोटल इतना होना चाहिए, नेट लायबिलिटी का टोटल इतना होना चाहिए। आप इसको समझ सकते हैं, बात समझ में आ गई? बेटे जब एक से ज़्यादा लोग अंडर राइट करते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस में कई बार हमसे ये भी पूछा जा सकता है, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू एंड अमाउंट पेएबल। इसका क्या मतलब है? यहां देखें, बी, स्टेटमेंट of amount due and amount payable। ध्यान से इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें। इस स्टेटमेंट में भी मैंने पहले तो अंडर राइटर्स के नाम लिखे, ए, बी एंड सी। सबसे पहले तो मैंने लिखा ए, नेट लायबिलिटी। नेट लायबिलिटी आप कंप्यूट कर चुके हो। ए की नेट लायबिलिटी 1,500 शेयर खरीदने की है या नहीं है? सर बिल्कुल है। बी की नेट लायबिलिटी 1,700 शेयर खरीदने की है या नहीं है? सर ये भी है। और सी की नेट लायबिलिटी 800 शेयर खरीदने की है। यहां तक ठीक? इनटू इशू प्राइस। अब आप इशू प्राइस से मल्टीप्लाइड करें। अगर मिस्टर ए को मेरी कंपनी के 1,500 शेयर खरीदते हैं और मेरे शेयर का इशू प्राइस 15 है, तो 1,500 इंटू 15, 1,700 इंटू 15 एंड 800 इंटू 15, इतना अमाउंट हमने इनसे लेना है, क्योंकि इतने शेयर इनको खरीदने पड़ेंगे। तो ये जो फिगर आपके पास आ गई सी, इसको मैं बोलूँगा ग्रॉस अमाउंट ड्यू या ग्रॉस ड्यू। ये पैसा हमारी कंपनी ने लेना है, ये पैसा हमारी कंपनी ने लेना है। 1,500 इंटू 15 डेट इज इक्वल टू 22,500। 1,700 इंटू 15 डेट इज इक्वल टू 25,500 and 800 into 15 that is equal to 12,000। तो इतना पैसा तो हमने लेना है, करेक्ट? लेस डी ग्रॉस पेएबल। और ग्रॉस पेएबल का मतलब क्या है? डेट इज अंडर राइटिंग कमीशन। आप अंडर राइटर्स को पेमेंट देंगे। अब जब आप अंडर राइटर्स को पेमेंट देंगे, बताओ पहले तो कितना इसका अंडर राइटिंग कमीशन बनता है। अंडर राइटिंग कमीशन कंप्यूट करने के लिए मैंने आपसे पूछा था, आपको बताया था हम ग्रॉस लायबिलिटी लेंगे। अगर मुझे ए का अंडर राइटिंग कमीशन कंप्यूट करना है तो ग्रॉस लायबिलिटी ए की कितनी है? 10,000।
इशू प्राइस कितना है 15, अंडर राइटिंग कमीशन कितना है 5%। तो ये जो है इसकी ग्रॉस लायबिलिटी बन गई या नहीं बन गई? तो 10,000 इंटू 15 इंटू 5%, तो 7,500 का कमीशन हमने मिस्टर ए को देना है। इसी तरह से अंडर राइटिंग कमीशन बी का कितना बनेगा? इसकी ग्रॉस लायबिलिटी 6,000 शेयर्स की है, एक शेयर का इशू प्राइस 15 रुपये है और अंडर राइटिंग कमीशन 5% है। तो 6,000 इंटू 15 इंटू 5%, दैट इज इक्वल टू 4,500। फिर 4,000 ग्रॉस लायबिलिटी इंटू 15 इंटू 5%, तो 4,000 इंटू 15 इंटू 5%, दैट इज 3,000। इतना अमाउंट हमारी कंपनी ने लेना है, ग्रॉस अमाउंट ड्यू, और इतना अमाउंट हमारी कंपनी ने पे करना है। तो नेट सेटलमेंट कितने की हो जाएगी? नेट सेटलमेंट, तो नेट सेटलमेंट जो होगी 22,500 माइनस 7,500, तो 15,000 रुपये तो हमारी कंपनी नेट ए से रिसीव करेगी। 25,500 बी से लेने हैं और 4,500 इसको देने हैं, तो 21,000 रुपये नेट अमाउंट हम मिस्टर बी से रिसीव करेंगे। 12,000 माइनस 3,000, 9,000 रुपये नेट हम मिस्टर सी से रिसीव करेंगे। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू एंड पेएबल। तो ये चीज़ भी बेटे आपको आनी चाहिए। जब भी जॉइंट अंडर राइटिंग का केस होगा या एक से ज़्यादा लोग जब अंडर राइट करेंगे तो उस केस में आपसे ये स्टेटमेंट भी पूछी जा सकती है। जनरली आपसे एंट्रीज पूछी तो नहीं जाती हैं, लेकिन मैं एक बार एंट्रीज भी आपको करके बता रहा हूँ। एंट्रीज पार्ट सी, सॉल्यूशन पार्ट सी, एंट्रीज। अब आप एंट्रीज करेंगे। अब आपकी जो पहली एंट्री होगी वो क्या होगी? एंट्री नंबर 1, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। पहली एंट्री हमेशा टोटल नंबर ऑफ जितने भी शेयर्स मिले हैं उतने से एंट्री होगी। बताओ बेटे इस क्वेश्चन में हमें कितनी एप्लीकेशंस मिली है? 16,000। तो पहली एंट्री हम 16,000 शेयर से करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, 16,000 आपको एप्लीकेशंस मिली है, रेट है 15, 2,40,000। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 16,000 शेयर इंटू 10, that is 1,60,000. टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम 16,000 इंटू 5, that is equal to 80,000. ये मेरी पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री होगी जो शेयर अंडर राइटर्स ने खरीदने हैं, शेयर्स टू बी सब्सक्राइब्ड बाय द अंडर राइटर्स, शेयर्स टू बी सब्सक्राइब्ड बाय द अंडर राइटर्स। शेयर्स जो अंडर राइटर्स ने खरीदते हैं। अब अंडर राइटर्स जब शेयर्स खरीदेंगे तो एंट्री क्या होगी? पहले तो बताओ अंडर राइटर्स ने कितने शेयर खरीदने हैं?
ए ने 1500, बी ने 1700, सी ने 800 शेयर खरीदने हैं। तो अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट यानी कि ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट। ए ने खरीदने हैं 1500 शेयर, बी ने खरीदने हैं 1700 शेयर, सी ने खरीदने हैं 800 शेयर। एक शेयर का रेट है 15 रुपए। तो इसका मतलब हमारी कंपनी ने ए से कितना पैसा लेना है ये हम ऑलरेडी कंप्यूट कर भी चुके हैं। 22,500 रुपये हमने इनसे लेने हैं, 25,500 हमने बी से लेने हैं और 12,000 रुपये हमने सी से लेने हैं। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। टोटल शेयर ए, बी और सी को जो खरीदने हैं वो 4,000 हैं। 4,000 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 40,000। दैट इज इक्वल टू 40,000 एंड 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम विल बी 4,000 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 20,000। तो इस तरीके से आपकी ये दूसरी एंट्री होगी। ये एंट्री है जो अमाउंट हमने अंडर राइटर से लेना है, क्योंकि अंडर राइटर्स को कुछ शेयर खरीदने पड़ेंगे। अब उसके बाद हम अंडर राइटिंग कमीशन पेएबल की एंट्री करेंगे। थर्ड, अंडर राइटिंग कमीशन पेएबल। अंडर राइटिंग कमीशन पेएबल, जब आप अंडर राइटिंग कमीशन दोगे तो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू ए को, बी को, सी को आपने अंडर राइटिंग कमीशन देना है। अंडर राइटिंग कमीशन आप कंप्यूट कर चुके हैं। ए का अंडर राइटिंग कमीशन है 7,500, इसका अंडर राइटिंग कमीशन है 4,500 और इसका अंडर राइटिंग कमीशन है इतना। टोटल अंडर राइटिंग कमीशन बन गया 15,000। करेक्ट। उसके बाद नेट सेटलमेंट की एंट्री हम कर देंगे। नेट सेटलमेंट, अब जब मैं नेट सेटलमेंट की एंट्री करूंगा तो मेरी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू किस किस से हमने पैसा लेना है? एक तो हमने ए से इतना पैसा लेना है 15,000 रुपये, बी से हमने नेट अमाउंट कितना लेना है 21,000, नेट अमाउंट हमने सी से कितना लेना है 9,000। तो हमारी कंपनी ने टोटल 45,000 रुपीज़ लेने हैं। इस तरीके से आप एंट्री करेंगे। यानी कि जॉइंट अंडर राइटिंग के केस में, जॉइंट अंडर राइटिंग के केस में क्वेश्चन 4 मार्क्स का भी हो सकता है, 8 मार्क्स का भी हो सकता है और 12 मार्क्स का भी हो सकता है। अगर ये सारी चीज़ें वो तुमसे पूछेगा तो इवन 12 मार्क्स तक का क्वेश्चन भी इसमें से पूछा जा सकता है। यहाँ तक ठीक है। तो अंडर राइटिंग के इस कॉन्सेप्ट को देखने और समझने के बाद पहले तो आप बेटे इसको अच्छी तरह से नोट कर लें। नोट कर लिया या नहीं कर लिया आपने? पहले तो ये बताओ। हाँ जी, पहले इसको आराम से आप नोट करें और नोट करने के बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास को मैं स्टॉप कर रहा हूँ और फिर नेक्स्ट सेशन में कुछ और चीज़ के साथ आपसे चर्चा बरकरार रहेगी।